मशीन में अगर 11 लाख वोट पोल हुआ तो 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 तो नहीं निकलना चाहिए। बनारस में कांड हुआ जब पूरे देश के लोगों ने कह दिया कि अब ईवीएम पे विश्वसनीयता नहीं रह गई। हमने तो नहीं कहा था मंगलसूत्र, हमने तो नहीं कहा था जिन्ना का ये मैनिफेस्टो है, हमने तो भैंस चोरी का आरोप नहीं लगाया था, हमने तो तमाम तरह के मुजरा फुजरा पे नहीं आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ इंडिया और एनडीए लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव था और ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनाने को लेकर दो गठबंधन, आप सभी लोग जानते हैं देश में इसमें दो गठबंधन आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया है तो दूसरे तरफ एनडीए है। तो आज मैं जहां कांग्रेस के दफ्तर में हूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं चतुर्वेदी जी, जो काफ़ी मशहूर हैं, किसी परिचय के मुताज नहीं हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव या जो इनके पार्टी के एमपी घट रहे हैं उसको लेकर कुछ काम कर रहे हैं या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो इस पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेता हैं और काफ़ी प्रखर होकर बोलते हैं। पहले तो सर आपको अग्रिम बधाई कि आपने इस तरह से देश में अपना किला खड़ा किया और इतने बड़े पार्टी के सामने, जो एक समय था कि कोई इसके सामने लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उस समय इस परिस्थिति में जिस तरह से आप लोगों ने अपना दमखम दिखाया, इसके लिए आपको बधाई सर। दरअसल दुष्यंत कुमार ने एक कविता लिखी थी, उन्होंने कहा कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। उसका असर दिखाई दिया। जिस यूपी पे नाच था नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और तड़ीपार को, इनके तमाम नेताओं को, चाटुकारों को, उस यूपी में ये 20 सीटें बेईमानी से जीते हैं। बांसगांव 22,000 की लीड पे थी, उसको 3100 से हरा दिया। कई सीटों पर डुमरियागंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सब लीड पे थी। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, ये आते 200 की सीट के करीब, लेकिन तमाम हेरा फेरी करके इन्होंने अपना काम बनाया। मोदी जी ने, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो मतलब ईवीएम था उसका हेरा फेरी, और जो वहाँ पे जिस बूथ पे या जिस लोकसभा में जो अधिकारी थे उन लोगों ने मिली भगत करके हरवा दिया। आपको मैं बता दूं, तमाम चर्चाएं हैं मार्केट में, तमाम लोग बोल रहे हैं कि बनारस में 3 घंटा ही पीछे चले हैं। लेकिन ऐसे में आप मोदी जी पर ठीक है, 11 लाख वोट पोल हुआ मशीन में, अगर 11 लाख वोट पोल हुआ तो 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 तो नहीं निकलना चाहिए। बनारस में कांड हुआ। नहीं ऐसे में सर, नहीं सर प्लीज़, ऐसे में आप जो आरोप लगा रहे हैं यूपी में सर इतनी बड़ी मात्रा में सीट लाना, वहीं सपा जो 37 सीट लेकर आई है और वहाँ इंडिया का वर्चस्व रहा है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है यूपी, और वहाँ से इस तरह से दमखम दिखाई आपकी जो टीम थी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, तो ऐसे में आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने बांसगांव आपको प्रमाण दिया ना, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, मेरा नहीं है। ये तो काउंटिंग में आगे पीछे हो सकता है, कोई भी आगे चलता है, कोई भी पीछे चलता है। फाइनल है कि किस विधानसभा में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, वही जोड़ लीजिए और डीएम के मुख पे कालिख पोत दीजिए, जेल भेज दीजिए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ऐसे में तो जो एनडीए गठबंधन उनके लिए अयोध्या की सीट काफी वर्चस्व। सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट क्यों तलब किया था इनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? पहले चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ। इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाटा कब डाला? 11 दिन बाद डाला, जबकि 24 घंटे के में सेम डे में हो जाना चाहिए, और परसेंटेज बढ़ा दिए। 2.5 करोड़ वोटों को इधर उधर बिखराया है। हमारी तनी दिन खराब था कि हम मध्य प्रदेश हार जाते,
60 सीटें ऐसी हारे हैं जो 1000 वोट से लेकर के 500 वोट तक। एक 48 वोट से हारा है महाराष्ट्र में, आपको पता है ना। तो ऐसे में क्या लग रहा था कि आप एनडीए और इंडिया का अगर बात जहाँ की इनकी जाए, सरकार, सुनिए बेईमानी कहाँ हुई है, जहाँ इनकी सरकारें रही हैं। पूरे देश भर में ही बीजेपी की सरकार थी। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट आप में प्रदेश की बात कर रहे हैं। भाई देखिए काउंटिंग के लेकिन दिन, बात की जाए तो ये लोकसभा चुनाव था, देश का चुनाव था, ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं अरे था। महाराज, अगर यही कमवा कांग्रेस की होती तो जिंदगी में पीएम नहीं बन पाते, अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में नहीं आ पाते। लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी ना। ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, तब ईवीएम जहाँ से बनती है। आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर यही काम बीजेपी करती तो सत्ता में नहीं आ पाते, लेकिन जो ईवीएम का मसला है ये ईवीएम कांग्रेस ही लेकर आई थी। जब पूरे देश के लोगों ने कह दिया कि अब ईवीएम पे विश्वसनीयता नहीं रह गई तो बैलेट पेपर से कराओ ना। कहे बैलेट पेपर से भाग रहे हो? तुमने तो किताब लिख रखी थी, आडवाणी तो इसके लिए आंदोलन किए थे, इसी ईवीएम के लिए। लेकिन वही बात की जाए, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो जो अयोध्या था, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो अयोध्या सीट को जिताना चाहिए था। 22,000 घर गिरा दिए गए थे वहाँ। नहीं, आप धांधली की जो आरोप लगा रहे हैं। 22,000 घर गिराए गए थे अयोध्या में। अब तो जय श्री राम का नारा भूल गए, जय बजरंगबली का नारा भूल गए, अब तो जय जगन्नाथ आ गए। तो ऐसे में जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वो कह रहे हैं कि राम ने ही मोदी जी को हराया, क्या सच बात है? इसमें कोई शक करने वाली बात है? राम ने दिखा दिया कि मेरे नाम की पूजा की जा सकती है, मेरे नाम पर व्यापार नहीं किया जा सकता है, मेरे नाम पर आप मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा, फिल्मों में देखे होंगे, जय भवानी करके नारा दे करके डकैती डालते थे। राम के नाम पर आप भी ताश खेल रहे हैं और वहाँ पर बीजेपी भी खेले। जो आज देश में विश्वसनीयता फैली है, लोकतंत्र को बचाने की बात की जा रही है, तो जहाँ SC ST OBC अल्पसंख्यक, जो दलित वंचित शोषित समाज हैं, आप वोटिंग के समय देखे होंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उस बीच में जाकर लोगों ने वोट किया, देश हित में वोट किया। लेकिन जब बात आई नाम की तो लोग राम का नाम दे दिए। मैं आपको ये जो बोल रहा हूँ, ये जय श्री राम का नारा कांग्रेस का नारा कभी नहीं रहा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी को राम ने हराया है, तो ऐसे में जो लोग दलित वंचित शोषित समाज जो वोट किए हैं, उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि हमारे वहाँ नफरत का व्यापार नहीं चल सकता, हमारे वहाँ आप कुकर्म नहीं कर सकते। देखिए बात आप देखिए, राम की जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राम के नाम पर बीजेपी भी कार्ड खेल रही है और कांग्रेस भी खेल रही है। एक तरफ बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि राम ने बीजेपी को हराया है। ये बात कहाँ तक सही है? ये 100% सत्य है। जनता ने जब देखा कि राम के नाम पर जनता पे कहर बरपाया जा रहा, तो जनता ने कहा कि पहला काम कीजिए, इनका जो है रोजगार समाप्त कर दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन और आपसे है सर, कि जिस तरह से कांग्रेस का एक तरह से वर्चस्व खत्म हो चुका था देश से, लेकिन जब इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन बनाते हैं, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वर्चस्व में आती है। तो जो इंडिया गठबंधन को बनाए नीतीश बाबू, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, नीतीश सेकुलर नेता है, समझदार है, लेकिन आप ये कह मारेंगे भरोसा नहीं होगा, झांसा तो इनको भी देंगे वो। और नायडू साहब इनके पुराने बयानों को याद कर रहे हैं। आपको पता है कि नायडू की पत्नी के ऊपर इन्हीं की सहयोगी दल, वो जो था YSR कौन है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, इनके इशारे पर क्या उनकी पत्नी के बारे में बोला गया था, भो करके रोने लगे थे चंद्रबाबू नायडू। उनको वो भी दिन याद है। उन्होंने स्पीकर का डिमांड किया है, तमाम मंत्रालयों का डिमांड किया है, आप स्पीकर नहीं बनाओगे तो सरकार जाएगी। नहीं, ऐसे में जो आप लोग कांग्रेस के वक्ता हैं, तो इस तरह से आप लोगों ने जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं आप लोग नीतीश बाबू के ऊपर, क्योंकि नीतीश बाबू की ही वजह से, नीतीश बाबू का वो अपना राजनीतिक लाभ हानि देखते हैं। इन्होंने जो बेइज्जत कराया है चिराग पासवान के मार्फत, विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिल के लड़ रहे थे और चिराग पासवान
के मार्फत इनके लोगों को जो हरवाया है। एक दौर वो भी था कि जिसमें बीजेपी के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। उस समय नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन बनाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि नीतीश बाबू अलग हो जाते हैं? अब ये उन्हीं से पूछिए, हम तो उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। नहीं, कल का एक आपका बयान आया, सुनिए, नहीं, कल आपका एक बयान आया था कि नीतीश बाबू सोनिया गांधी जी का पैर पकड़ लिए थे। देखिए, जब सोनिया जी बीमार थी, गए थे मिलने, बीजेपी से परेशान चल रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं बड़े धर्म संकट में, तो सोनिया जी ने कहा था कि राहुल गांधी से बात कर लिए। राहुल गांधी जी से बात की है तो राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा कि आपकी जैसी मर्जी आ जाइए। वहाँ सरकार गिरी, फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। तो मेरे कहने का मतलब, तभी हमने उनको नहीं बुलाया था, न्योता नहीं दिया था। आज भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने कभी इस तरह का बयान हमारे नेताओं का नहीं आया। तो ये जान लीजिए, सरकार बनाने की जल्दी नरेंद्र मोदी को है। नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने नीतीश बाबू पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अगर नीतीश बाबू इतना ही खराब है, मान लीजिए एक परिवार में कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, अगर लोग जो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी तो बुरे कहीं ना कहीं हुए हैं। देखिए, हमने उनको न कभी बुलाया है, न जाने के लिए कहा। अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले गए। कांग्रेस के तमाम मौकापरस्त नेता बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अभी वो भी गए हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी की कल स्थिति देख लिए होंगे, क्या स्थिति थी। ऐसे में सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो देश में जो इंडिया गठबंधन का, एनडीए गठबंधन जो भी सत्ता में आ रही है, इसमें तो एनडीए आ रही है, देश में दो विचारधारा चल रही है, एक तरफ मनुवाद, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद, और दोनों सामान लेकर चल रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है वो किसको बढ़ावा देती है, मनुवाद को कि अम्बेडकरवाद को? सेकुलरिज्म को, समाजवाद को। हमारा संविधान का पहला अध्याय समाजवाद। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। लोग समानता की तो बात कर देते हैं, लेकिन बताइए, जाति जनगणना का नारा किसने दिया था? पंडित राहुल गांधी। बिहार में हुआ? नीतीश बाबू ने करवाया था। ऐसा है, हमारे गठबंधन में थे तब करवाया, प्रेशर पे करवाया। और हमने जो भी स्लोगन दिया था, हमने तो नहीं कहा था मंगलसूत्र, हमने तो नहीं कहा था जिन्ना का ये मैनिफेस्टो है, हमने तो भैंस चोरी का आरोप नहीं लगाया था, हमने तो तमाम तरह के मुजरा फुजरा पे नहीं आए थे, हमने तो नहीं कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, एनालॉजिकल हूँ। तो जो जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मातृशक्ति, अपने माँ के गर्भ पे ठोकर मारने के लिए, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। आपसे कह रहे हैं कि सेकुलर हैं, एक तरफ मनुवाद है तो एक तरफ अम्बेडकरवाद। सुनिए सर, सुनिए प्लीज सर, एक मिनट। जो मोदी जी हैं ना, तो वो सेकुलर काम करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं उनके जो पार्टी के नेता है वो कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, दूसरे तरफ मोदी जी खुद संविधान को चरण चूमन करते हैं। तो इसमें वो सेकुलर अपने आप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन देश में अगर लड़ाई है तो दो है, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। तो अगर जो अम्बेडकरवाद को खुल कर लेकर आएगा वो सरकार बनाएगा। तो ऐसे में अभी तो मान लीजिए जिस भी एनडीए की सरकार बन रही है मिली भगत से, अब वो कितना दिन से चलेगी नहीं चले वो अलग का मुद्दा है। बट अभी जो विचारधारा हैं उस पर बात किया जाए तो मतलब जो इंडिया गठबंधन है वो किसको मतलब आगे बढ़ाती है? सेकुलरिज्म को। वो भी मोदी जी के ही राह पे चलेगी। अरे गलतफहमी के काहे शिकार हैं, कहीं पर ढाक के पात पर चल रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, ये कांग्रेस के नेता थे जो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक तरफ मनुवाद है, दूसरे तरफ अम्बेडकरवाद। जो अम्बेडकरवाद का मतलब जो शोषित वंचित समाज 90% लोगों की जो बात करता है वो अम्बेडकरवादी के राह पे चलता है, और एक तरफ जो 10% की बात करता है वो मनुवादी विचारधारा का लोग होता है। एक होता है सेकुलर, जिसकी कोई वो महीन राजनीतिज्ञ होता है जो मोदी जी से में करते हैं। एक तरफ मोदी जी के जो नेता हैं वो बोलते हैं लोग कि संविधान को बदल देंगे, और लेकिन वही मोदी जी संविधान का चरण चुम्बन करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसको चूमते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि अभी भी कांग्रेस का सरकार नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं राम ने मोदी को हरवाया है। लेकिन आप सोचिए 50 डिग्री के टेम्परेचर में SC ST OBC संविधान बचाने को लेकर, लोकतंत्र बचाने को लेकर अपना लोग मत दिए। वो बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द पार्टी, किसी पार्टी को नहीं, किसी कास्ट को नहीं देखते हुए उन्होंने अपना मत दिया, लोकतंत्र को बचाने में अपनी सहभागिता दिखाई। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।